बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज के प्रोग्राम में अब से थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने कौमी असम्बली में मुलाकात की अपने तर्जुमानों के साथ, और कौमी असम्बली भी आपने देखी जहाँ पे कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल जो कि फैटफ को मतलूब है, या फैटफ के लिए हम कानून साजी कर रहे हैं, उसके ऊपर भी काफ़ी तल्ख कलामी देखने को मिली। लेकिन बहरहाल प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो बहुत अहम था। उन्होंने कहा कि जी अपोजिशन के साथ मुल्की मफादात पर समझौता नहीं होगा, और अपोजिशन से मशरूत मुज़ाकरात ना करने की भी हिदायत वज़ीर आज़म ने की है। और फैटफ के हवाले से जो नैब की प्रपोज्ड जो उनकी तरफ से एक तजावीज़ थी उनको उन्होंने सामने रखते हुए ये बयान दिया है, और साथ में ये भी कहा है कि नवाज शरीफ की सेहत पर मुस्लिम लीग नून ने सियासत करने की कोशिश की है, अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। ये सारी बातें वज़ीर आज़म ने की हैं उस तनाजुर में जिसमें कि फैटफ के ऊपर कानून साजी हो रही है जो कि मतलूब थी और है, और पाकिस्तान को ये पेश करना है। अगले कुछ अरसे में इसकी हेयरिंग्स भी बाकायदा शुरू हो जाएंगी जो दहशतगर्दी से मुतालिक पाकिस्तान को कानून साजी के लिए कहा गया है। दूसरी जानिब वीकेंड के ऊपर शहजाद अकबर साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, और उन्होंने एक स्टेटमेंट जो था वो एनआरओ के हवाले से दिया। और उन्होंने कहा जी एनआरओ जो है वो हमसे कहा मांगा जा रहा है, किसी ने सवाल पूछा उनसे कि एनआरओ क्यों दिया आपने, नवाज शरीफ साहब को क्यों जाने दिया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी महकमा ज़राअत से पूछें। शहजाद अकबर साहब से क्या पूछा, उन्होंने क्या जवाब दिया, ज़रा सुन लीजिए, फिर उसके बाद इस मौजू पे आगे बढ़ते हैं। ज़रा सुनिएगा। इमरान खान शरीफ फैमिली को एनआरओ नहीं दे रहा, तो फिर इनको ये दो बड़े एनआरओ दिए किसने? महकमा ज़राअत से रब्ता कर। उसके फ़ौरन बाद उन्होंने महकमा ज़राअत के ऊपर एक लंबी चौड़ी तरदीद भी की, और उन्होंने ये कहा कि उनसे मुराद शहबाज शरीफ साहब और उनके साहबजादे और मरियम नवाज़ वगैरह थे। ये उनका ट्वीट भी ऑन द रिकॉर्ड है। फिर सेंटर शिबली फराज साहब जो हैं वो रिकॉर्ड पे आए, उन्होंने कहा जी हमसे एनआरओ मांगा जा रहा है, और एनआरओ की उन्होंने तफसीलात बताई। वही सारी शिक़ें जो कि अपोजिशन ने प्रपोज की थी नैब अमेंडमेंट के हवाले से, वो उन्होंने कहा जी ये हमसे एनआरओ है जो मांगा गया। लेकिन सवाल वहीं का वहीं है कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए। अगर एनआरओ था तो ये फिर किस एनआरओ किसने दिया, और किसके एनआरओ के बाद वो बाहर गए, और अब वजीर आजम या पीटीआई ये चाहती है वजीर आजम साबिक वजीर आजम को वापस लाया जाए, तो क्या वो ला सकते हैं कि नहीं? सुना है इसके ऊपर कुछ कानूनी माहिरीन से भी बातचीत उनकी हो रही है, ऐसा है कि नहीं, इसके ऊपर भी हम ज़रूर बात करेंगे। और दूसरी तरफ वाइट पेपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने आज जारी किया है हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर। और तीसरी बड़ी खबर जो है वो आज की वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पीपल्स पार्टी और नून लीग से घबरा के, तंग आके, उनसे नाराज़ होकर एक अपना एक छोटा सा अलायंस जो है वो बना दिया है, जो कि कल को ग्रैंड अपोजिशन में बदल सकता है या नहीं, उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। जनाब मियाँ जावेद लतीफ़ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब सेंटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, स्पोक्स पर्सन हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी के सेनेटर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मौजूद होंगे सदाकत अब्बासी साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं, रस्ते में हैं, अभी से थोड़ी देर पहले चूँकि तर्जुमानों का इजलास भी हुआ है तो लिहाजा वो ट्रैफिक में फंसे हुए, थोड़ी देर में उम्मीद है कि पहुँच जाएंगे। सबसे पहले तो मियाँ साहब आपसे शुरू करते हैं कि ये आज उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि अपोजिशन से मशरूत मुज़ाकरात नहीं हो सकते। स्टेटस क्या है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल का? पास नहीं हो गया ये? तो आज देखिए आज तो वो पास हो गया मेरे ख्याल, उसके बाद तो उनको ये गुफ्तगू मेरा मुनासिब नहीं था उनकी करना। बदकिस्मती ये है कि आप आसमान देखें कि जो स्टेट की ज़रूरत है जिस बिल की, उस पे अपोजिशन का कोई मेंबर भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि हम इस पे तावन नहीं करेंगे। ये एक कानून था और ज़रूरत थी दुनिया की, और यकीनन ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान था। उसकी एक बैकग्राउंड वो अलग है कि हम किस वक्त क्या कहते थे और हमारी बात सुनी ना गई और हमें गद्दार कहा गया, हमें बहुत सी, अगर हम उस वक्त इस पे काम कर लेते तो शायद आज इन पाबंदियों का या इन तहफ़्फ़ुज़ात का जिनका इजहार आज दुनिया कर रही है या हम कर रहे हैं आज इस बिल के हवाले से, शायद ये करने की ज़रूरत पेश ना आती। मगर बदकिस्मती है कि आप ये देखें कि इस कानून की आड़ में आप पाकिस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को, पाकिस्तान के सरमायादार को, पाकिस्तान के
उन इंतज़ामी अमूर पे काम करने वाले, ज़िम्मेवारी निभाने वाले लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार कर रहे हो। कोई भी ये नहीं कहता कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो होनी चाहिए। हर बंदा कहता है कि ये एक जुर्म है और इसको बिल्कुल कोई बर्दाश्त नहीं करता। ये वो एनआरओ था जो आपने मांगा हुकूमत से, जो आपने तजवीज़ पेश की थी। हम तो कोई बात करते हैं तो वो यही जवाब आता है कि ये तो एनआरओ मांगने आए थे। हम तो बात करते हैं कि आप दहशतगर्दी के खिलाफ कवानीन बनाएं, हम तावन करेंगे, तो उसके बदले में हमें ये कहा जाता है कि देखें जी इन्होंने एनआरओ की फरमाइश की है, अपनी तरफ से कोई बिल वो लेकर आएँ, हम अगर वो दुरुस्त हो या उनकी कुछ तरमीम के साथ उसको दुरुस्त करने की हम बात करें, तावन करने की बात करें, तो उसके जवाब में भी यही बात आ जाती है। अगर ये नैब के कवानीन को खुद इनके वज़रा काला कानून कहें और ऑफ द रिकॉर्ड ये बात कहें कि जनाब ये तो बिल्कुल ज़्यादती हो रही है, तो हमें इस बिल को लाने के लिए तैयार हैं, और अपोजिशन की तरफ से पूछा जाए तो वो कहते हैं कि काला कानून है, मगर उसके जवाब में फिर कहते हैं ये तो एनआरओ मांगते हैं। तो ये तो अच्छी सियासत है जो कि पीटीआई कर रही है। तो माने आप ऑफेंसिव पॉलिटिक्स तो वो कर रहे हैं, आप तो डिफेंसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं। बिल्कुल जो नजर आ रहा है, मगर उनको ये इल्म नहीं है कि उनके इस रोल से, उनके इस फेल से, इनकी दोहरी पॉलिसी से रियासत को कितना सफर करना पड़ा है। इस पे बात करते हैं कि रियासत को कितना सफर करना पड़ा है। लेकिन मुस्तफा नवाज साहब, क्या बयानिए में तब्दीली आई है? क्योंकि हमने तो कुछ दिन पहले सुना कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये सवाल उठाया गया कि मियां साहब को हमने 4 हफ्ते की बेल दी थी, तो अब हमें पंजाब हुकूमत बताया कि स्टेटस क्या है। तो पंजाब हुकूमत ने की इजाज़त से और हुकूमत की इजाज़त से बहुत सारे ऑन द रिकॉर्ड बयानात भी हैं। एनआरओ के ऊपर वापस चले जाना, उस बहस को वापस उधर लेके आ जाना, क्या लगता है आपको हुकूमत ऐसा क्यों चाहती है बार बार? देखिए, मेरे ख्याल में तो पिछले 2 साल से जब से ये हुकूमत आई है, इसके अलावा बयानिया गुफ्तगू का महवर है ही नहीं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, मैं जेलों में डालूंगा, मैं एसी उतार लूंगा, मैं सबको पकड़ के अंदर करूंगा। इसके अलावा तो बयानिया गुफ्तगू का महवर तो होना चाहिए कि अवाम के क्या इश्यूज है, अवाम इस वक्त क्या फेस करें। वो सवाल जिस वक्त भी हुकूमत के सामने रखा जाए, हुकूमत बयानिया को चेंज करने के लिए, तब्दील करने के लिए, अवाम को तवज्जो हटाने के लिए ये गुफ्तगू करते। और चले आपका बयानिया बफर्ज महाल हम मान भी लेते हैं, आप ना दें एनआरओ, अल्लाह आपको खुश रखे, आप सारी अपोजिशन को जेल में डाल दें, ठीक है, हम ये सहने के लिए भी तैयार है, लेकिन जिस मकसद के तहत आप हुकूमत में आए, जो वादे आपने अवाम के साथ किए वो तो पूरे करें। आज 2 साल बाद पाकिस्तान किस मुकाम पर खड़ा है? एक आम आदमी, उसकी जिंदगी आसान हुई है या मुश्किल हुई है? इन 2 सालों में क्या महंगाई बढ़ी है या कम हुई है? क्या इन 2 सालों में रोजमर्रा की जो अशिया है, जो बिजली गैस के बिल है, जो आवाम की तनख्वाहें हैं, पेंशन है, क्या उनमें इजाफा हुआ है या कमी हुई है? तो गुफ्तगू का महवर तो अवाम के इश्यूज होने चाहिए। आज भी अगर इस प्रोग्राम के अंदर हम सिर्फ ये गुफ्तगू करते रहे तो आप यकीनन देखेंगे कि जब हमारे पीटीआई के फाजिल दोस्त जो भी इस प्रोग्राम में मौजूद है, जब वो गुफ्तगू करेंगे तो वो गुफ्तगू को लामाला एनआरओ की तरफ ले जाएंगे, एहतसाब करने ले जाएंगे। तो ये इंटेंशनल, आपके ख्याल में एक इंटेंशनल डिबेट है डाइवर्ट करने के लिए जो बुनियादी पाकिस्तान के अवाम के मसाइल है उससे? इंटेंशनल स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट, और उस स्ट्रेटजी में मीडिया और हमारे आर्टिकल्स लिखने वाले लोग हैं, हजरात हैं, खवातीन एंकर हैं, वो सारे के सारे इस गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी पे आप तो सिर्फ अवाम के इश्यूज को सामने रखें और बात करने की गुंजाइश क्या रह क्या जाएगी। और असल हमारा जो मकसद है ऑपोजिशन का, मीडिया का, वो हुकूमत को अवाम के इश्यूज पर कटहरे में खड़ा करते हैं। आज आप फॉरेन पॉलिसी का कोई हाल नहीं, हमारी दुनिया के अंदर कोई स्टैंडिंग नहीं रह गई। हम खैर एक एफर्ट किए, हम सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन हमारी सोवरेनिटी नहीं यूज करती कि जो पार्लियामेंट को डिक्टेशन मिल रही है कि आपने ये कानून पास करना है, ये कानून पास करना है, तो सोवरेनिटी कहाँ है? वही बातें क्या कहती है, इस आग से मत चलिए, लेकिन आपको आपके मुल्क के अंदर नुकसान देगी। बिल्कुल। तो आज क्या हो, आज हम वही कुछ करने को मजबूर है जो दुनिया चाह रही है, सोवरेनिटी कहाँ गई? तो ये सारी चीजें बहुत पेचीदा मसाइल हैं जिनके ऊपर हुकूमत न सिर्फ डायरेक्शन दे सकती है, तो उसको
बेहतर राह पे चला, बिल्कुल। अच्छा, कर्जों के बोझ तले दबा दिया, आवाम को महंगाई के बोझ तले दबा ये दिया, सदाकत भाई साहब बिल्कुल दोनों तले दबा दिया। सदाकत भाई साहब जी बात करते क्या इसके ऐसे ही है कि हम भी यही चाहते हैं कि कोई कंस्ट्रक्टिव बात हो, मगर जब बयानात आ जाते हैं दोनों तरफ से और खास करके गवर्नमेंट की तरफ से, तो क्या किया जाए सदाकत भाई साहब? लोग इस वक्त आटे से परेशान हैं, उनको आटा नहीं मिल रहा, चीनी की कीमतें जो है वो पहुंच से दूर हैं, अद्वियात की कीमतों में इतना इजाफा हो गया है, महंगाई के मारे हुए लोग हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई उनकी बात नहीं कर रहा, इवन अपोजिशन भी उनकी बात नहीं कर रही, हुकूमत ने तो नहीं की अभी तक। लेकिन आप बार बार, आपके लिए क्या मसला सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपोजिशन ही है, इसके अलावा कोई पाकिस्तान के अंदर मसला नहीं है आवाम के लिए? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। मैं 2-3 बातें आपने की हैं जी। एक तो आपने ये कहा कि जी ये सिर्फ महंगाई का बिल्कुल मसला है, मईशत का मसला है, लेकिन मुल्क में महंगाई करने की वजह का मसला भी है। तो हम समझते हैं महंगाई की एक ही वजह है, वो कर्जे हैं, और कर्जों में जो लूट मार हुई है। हम पीटीआई की जो सियासी पैदाइश हुई है उसके पीछे एक ही वजह है कि हम ये अवाम को हमने मुतमईन किया कि हम एहतसाब करेंगे और पाकिस्तान में जो लूट मार हुई है उस पर हम बिल्कुल इससे पहले जो माजी में मुकमका होता रहा हम वो नहीं करेंगे। आज आप बात करते हैं गरीबों की, तो मुझे बताएं पीपल्स पार्टी और नून लीग को एक ही मसला है ना कि नैब खत्म हो जाए, नैब के कवानीन खत्म हो जाएं, 34 इसमें तरमीम हो जाएं। एक भी पीपल्स पार्टी और नून ने कहा कि गरीबों के जो जेल हैं वो खत्म कर दिए जाएं, कोई गरीबों की जो चोरी है उसको भी खत्म। जितना पाकिस्तान के टॉप एलीट हैं जिन पे बिलियंस के नैब के केसेस हैं करप्शन के, उस केसेस को इनको फिक्र है। तो ये तो एलीट की एक पार्टी है और एलीट का एक निजाम है और उन्हीं के लिए बातें करते हैं। कितने इन्होंने कानून बनाए कि पाकिस्तान में जो गरीब चोर हैं उनको भी छोड़ दें, ये तो सिर्फ अमीर चोरों की बातें कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ, आपने कहा कि ये एनआरओ क्या था, एनआरओ ये था कि वो 34 शिकें आइन में तरमीम करें नैब के कानून में, ताकि जितने पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ केसेस हैं सारे खत्म हो जाएं, जितना नून लीग के खिलाफ केसेस हैं सारे खत्म हो जाएं, और सारे लोग बाहर आ जाएं और पाकिस्तान में खुशी खुशी रहें। और जो पाकिस्तान की गरीब आवाम है जो आज महंगाई में पिसी हुई है, कर्जों के बोझ तले पिसी हुई है, महंगी बिजली के मंसूबे इन दोनों हुकूमतों ने साइन करके किकबैक्स लिए, आज गरीब पिस गए। तो हम तो उसी बात की बात कर रहे हैं। अच्छा, आपने गुर्बत खत्म कर दिया, खत्म करने की भाई साहब हम आपका इंतजार कर रहे हैं, वजह वो करप्शन है। ठीक है, आपका इंतजार कर रहे हैं, मेरा ख्याल है आप पहुंच भी चुके हैं, आप ऊपर आ जाए तो फिर हम इस पे कंटिन्यू कर लेंगे। लेकिन जो बात मियां साहब हुई है अभी, एक अपोजिशन का नैरेटिव भी देखे ना आपके, इतना ज्यादा अपोजिशन भी हमने नहीं देखी जो डिफेंसिव पे हो जितनी कि अब हम देख रहे हैं। हमने डिक्टेटर्स के जमाने में भी देखा है कि अपोजिशन किस तरह से करती रही है अपनी सियासत, लेकिन डिफेंसिव पे है इस वक्त अपोजिशन। लेकिन आसमा, आपने वो भी सारा दौर देखा है। आप मुझे ये बताएं कि कानून बनाया उसने नैब का, जिसने बनाया उसने भी इतना बेदर्दी से इंतकाम लेने के लिए अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं किया इस कानून को जिस कदर ढिठाई से ये कर रहे हैं। आप ये देखें कि जब हम बात करते हैं, भाई आप अगर अपोजिशन के लोगों को पकड़ना चाहते हो, जो कि पकड़ रहे हो पकड़ो, मज़ीद जो करना चाहते हो करो। हम तो बात कर रहे हैं कि आपके इस कवानीन से बनाने से, इस नैब से आपके सरमायाकार जो हैं वो अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। ये जो आपने प्रपोज की थी ये सारी उनको सामने रखते हुए सरमायाकारों को, यकीनन आपका ताजर, आप यहाँ तक कि आपका ब्यूरोक्रेट जो है वो काम करने को तैयार नहीं है। वो समझता है कि कल को मैं किस तरह जवाब दूं, और इस तरह निज़ाम हुकूमत चलेगा कैसे। और तीसरा ये बात करते हैं कि जनाब गरीब आदमी के लिए बात क्या करते हैं, जब हम बात करते हैं कि जनाब आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, या जब हम बात करते हैं कि 45 रुपए फी लीटर पेट्रोल पे आप टैक्स ले रहे हो, और जब 15 रुपए हम ले रहे थे तो उस वक्त कहते थे कि चोर डाकू लुटेरे बैठे हैं इसलिए ये 15 रुपए टैक्स वसूल कर रहे हैं, और आप आज 45 रुपए वसूल कर रहे हो तो फिर भी आप फरिश्ते हो, हम चोर डाकू हम थे। जब हम उनकी बात करते हैं तो कहते हैं ये सारा कुछ इन्होंने लूटा था, इन्होंने जनाब कर्जे लिए थे, इसलिए ये महंगाई हुई थी। तो आज बता दें क्यों महंगाई। अच्छा, अब सदाकत भाई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्टूडियोज में। अब आज ही व्हाइट पेपर शाया किया है पीएमएलएन ने। देखे ना, अब आप कहते हैं अपोजिशन सियासत नहीं करती, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो कर ही दिया है आज, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी जीडीपी साइज जो था 2018 में 315 बिलियन था,
2019 में 284 पे आया और अब 264 बिलियन पे आ गया है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ट्वीट करते हैं कि हमने इस वक्त हमारी जो है वो सबसे ज़्यादा तजारत हुई है और बाकी जो चीज़ें हैं एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं हमारी। आसमा, ये कौम को कंफ्यूज करने का बड़ा बेहतरीन तरीका है कि हम कोई और बात कर रहे हैं और ये कोई और बात कर रहे हैं। अभी ये गुर्बत की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं। इनका ख्याल है कि गुर्बत महंगाई को हम ठीक कर दें, लेकिन जो गुर्बत महंगाई की वजह थी वो लूट मार थी। आज बिजली क्यों महंगी है? मुस्लिम लीग नून ने और पीपल्स पार्टी ने महंगे मुआहदे लेके जो बाहर की प्रॉपर्टीज बनी है, हमारा ख्याल है वो इस वजह से बनी है। सिर्फ सियासतदानों की या PMLN की? नहीं, देखिए ना, मुआहदे तो इन्होंने साइन किए पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। तो आज बिजली महंगी है, सब महंगाई है उसकी वजह से। अब आप आ जाएं, जो इमरान खान तब बात कर रहे हैं वो भी बात ठीक कर रहे हैं और ये भी बात गलत नहीं कर रहे। पूरी दुनिया में कोविड 6 महीने से कोविड ने पूरी दुनिया की इकॉनमी को हिला के रख दिया। ठीक है। अगर हम इनकी शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल साहब की बात मानते, जो ये उस वक्त एक फलसफा झाड़ रहे थे कि सब कुछ बंद करें, लॉकडाउन करें, बाहर ना निकलें दें, तो आज खुदा न खास्ता GDP 100 अरब पे ना आई तो होती। अभी कोरोना के खात्मे का क्रेडिट हुकूमत के पास? क्रेडिट नहीं, इन ऑपोजिशन को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या करें। ये तो कहते थे जी इंडिया की तरह लॉकडाउन करें, बंद करें। हमने उस वक्त एक दरमियानी लॉकडाउन नहीं किया, फिर नहीं, हमने लॉकडाउन किया, स्मार्ट लॉकडाउन किया। स्मार्ट तो आपने, स्मार्ट बात स्मार्ट लोगों को समझ आ सकती है, आप समझे? नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा। हमारा प्राइम मिनिस्टर ज़हनी तौर पे और फिजिकली स्मार्ट है। उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कि इंडिया में इस वक्त मिलियंस लोग कोविड में, पाकिस्तान में आज अल्लाह ताला के फजलो करम से 10,000 लोग रह गए। अल्लाह का फजल है और इमरान खान की इस कौम पे मौजूदगी का अल्लाह की रहमत है, वरना इर्द गिर्द में ईरान में और खासकर इंडिया में जो हालात हैं वो। अच्छा, अब मैं उस पे आ जाऊं जी। कोविड की वजह से मईशत लॉकडाउन होती है, दुकानें बंद होती हैं, फैक्ट्रियां बंद होती हैं। अगर बिलावल साहब और शहबाज साहब पे जाते तो आज तक हम 6 महीने बंद होते। वो तो इमरान खान की दलेरी, अल्लाह पे ईमान और एक उनकी नेक बंदे की मौजूदगी की वजह से आज पाकिस्तान कोविड से निकला, वरना मईशत का चैलेंज बड़ा होता। लेकिन कर लें, अच्छा, मियां साहब की हुकूमत जाती है, $20 अरब का खसारा, आज वो सरप्लस में आ गया। तो खुशी की बात है। मुस्तफा नवाज साहब, आप कुछ कमेंट करना चाहते थे? फिर मैं मुस्तफा नवाज साहब के बाद कुछ कहने की, कोरोना पे तो काबू देखिए ना आप पाया है ना, ये तो आप बेशक इन्होंने बहुत सी चीज़ों के पे काबू पाया है। इनकी एक वजीर कहती थी, जो भी PTI के मेरे साथी भी कह रहे हैं, इन्होंने कहा कि कितना स्मार्ट है वजीर आज़म, कितना हैंडसम है वजीर आज़म। भाई इतना वेला वजीर आज़म कि जो मामले खसूसी हैं, डेली उनकी 3-3 घंटे ब्रीफिंग उनको देता है कि किस तरह झूठ बोलना है आपने, जाके किस तरह ढठाई से आपने अदादो शुमार गलत बयान करने हैं। ये है काम 2 सालों में हमें नज़र आया इस प्राइम मिनिस्टर का या इस हुकूमत का। अच्छा, इसके अलावा तो हमें कुछ नजर सर, अब मैं स्पीकर नहीं हूँ, उसमें कुछ हज़फ कर दूँ, मगर मुस्तफ़ा नवाज साहब, ये क्रेडिट आप नहीं देते PTI को कि कोरोना पे उन्होंने काबू पाया है, अभी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, ये तो क्रेडिट बनता है? देखिए, वो पहली चीज तो ये कि अल्लाह का शुक्र है। आवाज का बहुत इशू है। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद आपसे शुरू करूंगी। आई थिंक डिस्टॉर्शन है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे और ये सवाल हमने सदाकत अब्बास साहब से जरूर पूछना है कि नवाज शरीफ साहब को आखिर जाने किसने दिया। ब्रेक के बाद अपोजिशन जमातें और हुकूमत वक्त के जो इत्तेहादी हैं उनसे भी कि ये मुल्क के मसाइल हैं, ये आवाम के मसाइल हैं और ये रियासत के मसाइल इन्होंने पैदा कर दिए। मौलाना ने तो अलग बना दिया अपना इत्तेहाद। नहीं, यकीनन 2, 4, 10, 20, 50 जमातें भी हों तो वो भी तो पाकिस्तान की जमातें हैं। अभी हम उनके साथ भी बात करें। ये तो अच्छा है, आपने कहा मुहर्रम के बाद। तो मुस्तफ़ा नवाज साहब, क्या मुहर्रम के बाद अपोजिशन इस पोजीशन में होगी कि हुकूमत को जो है वो अदम इस्तेहकाम का हुकूमत शिकार हो जाए? लगता है ऐसे नहीं है। आपने देखा है अभी फॉरेन पॉलिसी ने, अमेरिका का मैगजीन है, उसने कहा जी इमरान खान 5 साल पूरे करने वाले वाहिद वजीर आज़म होंगे। इस वक्त अवाम अदम इस्तेहकाम का शिकार है। असमा, मैं तो ये समझता हूँ। और अगर हुकूमत पॉपुलर है, हुकूमत को एतमाद है कि उसकी पॉलिसीज पिछले 2 साल में ठीक रही है, अवाम को कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा, अवाम की जिंदगी उसमें बेहतरी आई है, तो फिर इन्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, नए मुकदमात दर्ज करने की जरूरत नहीं है, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हुकूमत अनपॉपुलर है, जो कि हमारी नजर में है, इस वक्त आम आदमी की जो मुश्किलात है वो जब से ये हुकूमत आई है उसमें मुसलसल इजाफा हुआ है।
कोई एक ऐसा शोबा जिंदगी नहीं है कि जिस शोबा जिंदगी में ये कोई बेहतरी लेकर आ सके हों। वादे आप इनके देख लें, 1 करोड़ नौकरी, 50 लाख घर और कर्जे ना लेने के वादे और पता नहीं न जाने क्या क्या कहते रहे, और जो कर रहे हैं वो उसके बिल्कुल उल्ट है। तो अवाम के अंदर जो तासुर है, मेरे ख्याल से उसकी बुनियाद पर अगर अपोजिशन इकट्ठी होकर अवाम के इश्यूज को सर फहरिस्त रखकर बाहर निकलेगी तो अवाम रिस्पॉन्ड करेंगे। अच्छा, तो सदाकत भाई साहब, आज भी ये बात हुई है कि नवाज शरीफ साहब को वापस लाना है, कैसे लाएंगे आप नवाज शरीफ साहब को? देखिए, पहले तो अपोजिशन वाली बात में मैं बात कर लूँ कि ये इनका हक है कि ये सियासत करें। हमारा ख्याल है कि ये इतने डिसक्रेडिटेड है कि ये पब्लिक में निकल ही नहीं सकते। और मौलाना का जो एक है, उनकी एक मजहबी बेस है, और आपको पता है उनके मज़हब के उनके बच्चे मजहबी जो है वो तालिब इल्म, जिनको आप कहें कि जी ये कोई यहूदी हैं, ये कोई इस्लाम को ख़तरा है, तो वो निकल आते हैं। और उनके लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए वो एक फ्यूल तो फायर फॉर इनकी आग के लिए फ्यूल तो बन सकते हैं। बाकी इनका आपस में उनको पता है कि मुस्लिम लीग नून को, अब मुझे बताएं ना, ये कौन सी सियासत है कि मियाँ साहब 8 महीने हो गए वो बोल नहीं रहे, चले वो बीमार होंगे, मरियम साहब यहाँ चुप हैं, तो ये नहीं आपको लग रहा मियाँ साहब वो बोले? नहीं, क्यों ना बोले भाई, सियासत करने आए, क्या को ढील मारनी है? हमें पता है वो इसे चुप है कि उनको एनआरओ चाहिए, किसी तरीके से उनको एनआरओ मिल जाए। इनकी सियासत मेरे मुताबिक, ये माइंड ना करें, इनकी सियासत इतनी है कि जो हमने पीछे 15 साल लगाए ना, उस पैसों को बचाएं और मजे करें। ये क्या पाकिस्तान, आज ये महंगाई की बात करते हैं, तो महंगाई की कौन वजह है? जिस तरीके से, जिस मजदार में ये मईशत की कश्ती छोड़ कर गए थे, अगर इमरान खान जैसा कोई क्रेडिबल आदमी ना, आज जो उन्होंने किया है ना पेपर इशू अपना, वो कहते हैं जी बजट डेफिसिट इन्फ्लेशन, महंगाई 3.9 थी 18 में, 2019 में 8.9 पे चली गई, 8.9, 10.7, पाकिस्तान की हाईएस्ट। जिस तरीके से मोहतरम शायद खान साहब हुकूमत छोड़ के गए थे, जितने मईशत दान थे वो समझे थे कि पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, बैंकरप्ट हो जाएगा। इमरान खान साहब ने कहते ना कर्जे लिए, कर्जे तो पाकिस्तान को डूबने देते। ये 20 अरब डॉलर उस वक्त अरेंज करना था जो इमरान खान साहब ने, आज हम इनके लिए 5,000 अरब रुपया इनके लिए कर्जों का 2 सालों में वापस कर चुके हैं। जो बिजली की आप देखें ना, सारी जो कंपनीज हैं वो हमसे रीनिगोशिएट करना चाहती हैं कि जो गलत हो गया पीछे, आज पाकिस्तान को बिजली के क्राइसिस से निकालना है। तो ये मईशत है, महंगाई है। मैं मुस्तफ़ा साहब की बात को चैलेंज नहीं करता, लेकिन महंगाई की वजह मुस्तफ़ा साहब जो 15 साल इस मुल्क को दोनों हाथों से लूटा गया, अगर आज हम एहतसाब नहीं करते तो फिर हम भी आपकी तरह होंगे। और ये सिर्फ अपोजिशन का है, हुकूमत के अंदर वो जहांगीर तरीन साहब का भी हमने नवाज शरीफ साहब जो चल रहा था उनका कि वो चले गए बाहर, और उन्होंने कहा जहांगीर तरीन साहब भी अगर कोई केस बनता है, जहांगीर तरीन साहब भी मेरे लिए कोई नवाज शरीफ साहब से ज्यादा अजीज नहीं। शुगर मिल्स, पहले आप जरा नवाज वाली बात सुन लें। मुल्क के 3 दफा वजीर आजम रहे, 4 हफ्तों का यहाँ से वादा करके गए थे। क्या उन्होंने इलाज कराया? क्या इलाज कराया? मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है आप पंजाब हुकूमत, मैं कहता हूँ हमारी गलती है। हमारी गलती है कि हमें उस वक्त उनकी जो सेहत थी, जो उनके टेस्ट आ रहे थे, जो उनके हालात थे, यकीन माने आपके प्रोग्राम में 3-4 दफा मैंने भी हमदर्दी का इजहार किया, लेकिन अगर वो लंदन की सड़कों पे वो चहलकदमी करते फिरते हैं, वो कॉफियां पीते फिरते हैं, तो सारे जो पाकिस्तान के छोटे छोटे, अच्छा, इसका जवाब मियां साहब से ले क्या वो इतने बड़े आदमी हैं, उनका इखलाकी जवाब नहीं बनता है कि वो इस तरह फिरें सड़कों पे आके अदालतों को जवाब दें? चलें वो बीमार है, उधर जाके आगडार क्यों भागे, अपार्टमेंट पे रहे ना, आगडार क्यों भागे, हसन हुसैन क्यों भागे? तो ये सारा टब्बर जब इक़्तिदार में होता है तो सारे यहाँ होते हैं, वरना कभी मुशर्रफ से मुआहदा, कभी हमसे मुआहदा करके 4 हफ्तों के लिए वापस क्यों नहीं आ रहे? बार बार मौजू जो है वो एनआरओ की तरफ जा रहा है, ये जरूर पूछना है क्योंकि हुकूमत की यादाश्त के लिए कि हुकूमत ने उनको जाने दिया, और 4 हफ्तों के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि 4 हफ्तों के बाद हमें स्टेटस बताएं कि वो क्यों वापस नहीं आए हैं। तो उसके लिए हुकूमत क्या सॉलिड स्टेप ले रही है, या सिर्फ एक जब भी महंगाई की बात होगी तो ये जवाब होगा? ब्रेक के बाद जरूर पूछेंगे भाई साहब से। ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। मुस्तफ़ा नवाज साहब, जो पाकिस्तान की सियासत इस वक्त हो गई है, अवाम को अगर कोई वेंटिलेशन नहीं मिली पॉलिटिकल पार्टीज़ के प्लेटफॉर्म से, वो खुद भी निकल सकते हैं बाहर। क्या अपोजिशन में मौलाना फजलुर रहमान उनको गेज करके उस पॉइंट पे ले आएंगे जो कि पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी नहीं ला पाएंगे? मुहर्रम के बाद मियां साहब कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी का क्या प्लान है? देखिए असफा, आपको याद होगा कि जैसे ही इलेक्शंस का इनेकाद हुआ उसके बाद मौलाना साहब ने एक बड़ी सख्त पोजीशन ली और उन्होंने बाकी अपोजिशन से भी तकाजा किया
कि कौमी असम्बली में हल्फ भी ना लिया जाए और पहले दिन से एक सख्त गिर एहतजाज शुरू किया जाए। बड़ी एक्सट्रीम पोजीशन थी मौलाना साहब ने ली। उस वक्त भी जो दीगर अपोजिशन जमातें थी, बिलावल भुट्टो साहब ने कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया और गो के हमें आरटीएस फेलियर और इन तमाम चीजों पर शदीद एतराजात थे और हैं, लेकिन उन्होंने उस मौलाना साहब की सोच से इत्तफाक नहीं किया। अब भी अपोजिशन में हर जमात की अपनी मुख्तलिफ राय है। टाइमलाइन के हवाले से कोरोना भी अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ। अल्लाह ना करे कि कोई सेकंड वेव हमारे मुल्क में आए, लेकिन अगर हालात इसी तरह चलते रहे तो अपोजिशन को इकट्ठे होकर एक अवाम के इश्यूज पर मबनी एक एजेंडा देना होगा, वरना मेरे जाती ख्याल में अपोजिशन खुद ये रिस्क फेस करेगी अवाम के सामने इररेलेवेंट होने का। अच्छा, बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट बात है जो कि, लेकिन क्या नवाज शरीफ साहब खुद वापस आएंगे या उनको हुकूमत ने अगर बुलाया तो उनके जरिए से आएंगे? नहीं आसमा, पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि जो आपने बात की है ना, और ख़ास तौर पर सदाकत बात कर रहे हैं एनआरओ की या प्राइम मिनिस्टर बात करते हैं, तो इनको ख़तरा किससे है? अगर इन्होंने एनआरओ नहीं देना, अगर बकौल इनके कि हम एनआरओ मांगते हैं, तो मियां सब चुप है, नहीं मरियम बीबी चुप है। जी मैं वही अर्ज करने लगा हूँ ना, तो अगर बकौल इनके कि हम मांग रहे हैं तो ये इन्होंने एनआरओ देना नहीं है, तो फिर बार बार ये इजहार करने की इनको ज़रूरत क्यों पेश आती है? दूसरा मुझे ये बताएं कि ये पिछले कई दिनों से लगे हुए हैं, महकमा ज़राअत और कोई और अल्फाज में वो बात करता है, तो मुझे आसमा ये बताएं कि जब हम बात करते हैं तो फिर हम अदारों को के साथ टकराव की बात करते हैं बकौल इनके, और जब ये बात करते हैं अमेरिका में बैठ के, ये बात करते हैं ईरान में बैठ के, इतराफ़ जुर्म करते हैं, ये बात करते हैं महकमा ज़राअत या दूसरों को आंखें दिखाते हैं, तो ये बेवतन क्यों है? एक दूसरा, मैं ये जो आपने सवाल किया है, नवाज शरीफ हमारी तो ख्वाहिश है कि वो इलाज करवाए बगैर वापस ना आए, हमारी ख्वाहिश है, और जमात पूरी जोर भी इसी बात पे दे रही है कि उनकी हेल्थ हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ है, उनकी ज़िंदगी अजीज़ है। मगर जो इन्होंने मौक़िफ़ अपना लिया है पिछले कई दिनों से झूठ बोल बोल के, हमें लग ऐसे रहा है कि नवाज शरीफ कहीं फैसला ये कर ना लें कि वो इलाज करवाए बगैर ही पाकिस्तान आ जाए, जो उनके हालात हैं। देखिए, जो एक बात है एनआरओ की, मैं क्लियर करना चाहता हूँ हम क्यों इनको तनकीद करते हैं। अभी पूरे एफएटीएफ पे इन्होंने हमें तंग किया, आज भी इन्होंने एफएटीएफ के खिलाफ वोट दिया। जो शिक थी जिसमें वो मनी लॉन्ड्रिंग जो थे, ये कहते हैं नैब से बाहर निकाल दें। आपको पता है क्यों निकालना चाहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग? क्योंकि इनके सारे केसेस ही मनी लॉन्ड्रिंग के। तो ये अब अगर एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में किसने डाला? आपकी वजह से डाला। आज अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट होता है तो जो महंगाई है, जो डॉलर है, वो कहां पहुंच जाएगा? साहब को आप ला सकते हैं? मैं तो पहली बात ये कर रहा हूं कि हम ये कहते हैं कि आप इस लोगों को बताएं कि आप क्यों हमें इस बात पे ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम आपको इसमें एनआरओ दें एफएटीएफ पे। एक बात। दूसरी बात, मियां साहब को लाना, बिल्कुल दो बातें। शहबाज शरीफ साहब की जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ जो लीगल तरीका है वो प्रोसीड करेंगे। वो पंजाब हुकूमत लिख दे तो वो आ लिख नहीं दे। मैं तो इतना कानून नहीं समझता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब का काम है कि 8 हफ्तों के बाद या तो मियां साहब के जो उनका इलाज कराया गया, जो उनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, वो कोर्ट को सबमिट करें और कोर्ट कहे कि ठीक है जी वाकई उनका इलाज है। मेरी तो मालूमात डाल दिया था आपके ऊपर ये मामला, पंजाब हुकूमत के हाथ में फैसला है। बिल्कुल हुकूमत ये तैयार है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाएंगे और शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ पूरी तरह ऑल आउट जाएंगे कि वो इस कोर्ट को या हुकूमत को उनको नवाज शरीफ साहब को प्रोवाइड करें। अगर छोड़ना है तो फिर सबको छोड़ देना, खाली बादशाहों को छोड़ने वाली बात। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल है हुकूमत के इरादे यही हैं कि अपोजिशन को और टाइट किया जाए, और अपोजिशन के इरादे ये हैं कि वो हुकूमत के खिलाफ निकले, लेकिन अपोजिशन अभी तक एक जगह पे नहीं है। अगर वाकई कुछ करना है तो फिर अपोजिशन को भी सोचना है, वरना आवाम खुद भी आ सकते हैं सड़कों पे, वो किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं होगा। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।